Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English literature channel. So today I'm going to discuss a very important topic, and it is the decolonization in the history of English literature. So आज हम बात करेंगे कि जो कॉलोनियलिज्म की थ्योरी थी उसका दी एंड कैसे हुआ था. सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू. सो फर्स्टली वी मस्ट हैव टू नो अबाउट what is decolonization. So decolonization is a term that actually revival of dead power of weak country by force, by military, by war or by any other sources. यानी कि decolonization एक ऐसी टर्म थी जो उस पावर की रिवाइवल थी जो कि यूरोपियंस ने मतलब विलिंगली या अनविलिंगली उनसे ले ली थी, छीन ली थी. उस पावर का, उन नेटिव्स की पावर का जिन पे रूल किया जा रहा था, उनकी पावर का, उनके सर्वाइवल का एक रिवाइवल था ये. ठीक है. फिर डीकोलोनाइजेशन एक्चुअली रिवर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म यानी कि कॉलोनियलिज्म पे क्या हुआ था, उन पर रूल किया जा रहा था. उन नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पे यूरोपियन रूल कर रहे थे. तो अब क्या हो रहा था, उन सारे रूल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही थी. सो द रिलेशनशिप of subjugation and dominance when built then is called colonialism. यानी कि अगर कोई सब्जुगेशन यानी कि कोई कब्ज़ा या डोमिनेंस पावर जो है वो बिल्ड हो जाती है तो उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं. और जब उस सब्जुगेशन और डोमिनेंस का ब्रेकडाउन होता है तो वो कॉलोनियलिज्म यानी कि डीकोलोनाइजेशन कहलाती है. So what is colonialism? Colonialism, the weak one country called the colony of powerful country. यानी कि जब एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री पर अपना कब्ज़ा जमा लेती है, अपनी पावर जो है वो एक्सपेंड कर देती है वीकर कंट्रीज़ में, तो उन वीकर कंट्रीज़ में जो कॉलोनीज़ बन जाती हैं उन रूलर्स की, वो कॉलोनियलिज्म कहलाता है. यानी कि ये टर्म जो है वो रेफर करती है डोमिनेंस ऑफ पावरफुल कंट्री ओवर वीकर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पर सब्जुगेशन किया. देन हम जानते हैं कि कब डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई. एक्चुअली जो डीकोलोनाइजेशन है ना, उसको जानने के लिए हमें कॉलोनाइजेशन की भी हिस्ट्री जाननी होगी. ये कॉलोनियलिज्म था क्या. ठीक है. कॉलोनियलिज्म एक सब्जुगेशन था जो कि एम्पायर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए वीकर कंट्रीज़ पर किया गया. और कॉलोनियलिज्म स्टार्ट किया गया वो एक्सपेंड देयर पावर. और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्पेन से एंड पोर्टुगल से. और फिर सारी दुनिया में सारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल गया. फिर उसके बाद जो डीकोलोनाइजेशन है एक्चुअली रिवॉल्व्ड है, एक्चुअली ऐसी तब्दीली है जो उस सब्जुगेशन, उस डोमिनेंस, उस पावर के ख़िलाफ़ खड़ी हुई. और वो रिवॉल्व्ड, वो तब्दीली, वो सारा कुछ, वो स्ट्राइक किसने की, उन नेटिव्स ने, उन नॉन यूरोपियंस के जो लोकल पर्सन्स थे, लोकल पीपल्स थे, उन्होंने जब उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया कॉलोनाइजर्स के, तो वो क्या कहलाए, उस टर्म को डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं. उस पूरी प्रोसेस को जो रूलर वन के अगेंस्ट किया गया वो डीकोलोनाइजेशन कहलाता है. लेकिन क्या हुआ कि उन नेटिव पीपल्स के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी मिलिट्री नहीं थी लेकिन कम थी. इसकी वजह से उन्होंने उन वाइट कंट्रीज़ पे अपनी रेजिस्टेंस इतनी शो नहीं करवाई, मगर उनकी मिलिट्री, उनकी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उनको क्या हुआ,
उनको फिर सब्जुगेट कर दिया गया। बट एक्चुअली इन 1776 में डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, जब नॉर्थ अमेरिका ने जो है ब्रिटेन जो रूलर्स थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर 1791 में एक ग्रेट स्लेव रिवॉल्ट आई, जो कि किसके था, वो हेथी की इंडिपेंडेंस थी, जो कि एक सबजुगेट कंट्री था। उसकी इंडिपेंडेंस किससे हुई? फ्रांस से उन्होंने आज़ादी हासिल की। फिर इन लेट 18th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका ने ब्रिटिश रूलर से इंडिपेंडेंस हासिल की। और इन 19th सेंचुरी में वार इंडिपेंडेंस हुई, जिसमें स्पेनिश यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो था ना, उन्होंने स्पेनिश से आज़ादी हासिल की। बट वन थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ये सारा प्रोसेस जो था, जैसे कि अमेरिका ने आज़ादी हासिल की, नॉर्थ अमेरिका ने, साउथ अमेरिका ने, फिर उसके बाद जो है हेथी ने इंडिपेंडेंस हासिल की। ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये डीकोलोनाइजेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि कॉलोनियलिज्म तब भी थी। कॉलोनियलिज्म शिफ्ट हो गई थी अमेरिका से टू एशिया और अफ्रीका ओके। तो जब इनमें शिफ्ट हो गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि ये कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई। हम इस टर्म को इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोल सकते हैं, लेकिन डीकोलोनाइजेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन होता है कॉलोनियलिज्म का मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना। लेकिन क्या हुआ था, कॉलोनियलिज्म जो है वो शिफ्ट हो गई थी अमेरिका से टू एशिया एंड अफ्रीका। बट जो डीकोलोनाइजेशन थी वो एक्चुअली प्रॉपरली स्टार्ट हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फैक्टर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन। सो पहला हमारे पास फैक्टर है, यूएस बिकेम अ सुपर पावर। यूएस जो था, अमेरिका जो था, वो सुपर पावर बन गया था। डेट्स वाई क्या हुआ, वो अब ब्रिटेन चाहता था कि फ्रांस जो है ना, अपनी जो रूलिंग उसकी डोमिनेंसी है वो कंटिन्यू रखे। लेकिन जो यूएस था वो चाहता था कि अब जो उनकी इंडिपेंडेंस है वो सब कंट्रीज़ की उनको दे दी जाए। तो इस वजह से अमेरिका चूँकि सुपर पावर बन गया था, जिसकी बेस पे ब्रिटिश वन को उसकी बात माननी पड़ी, तो इस वजह से भी डीकोलोनाइजेशन आई। फिर सेकंड हमारे पास फैक्टर है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटेन रूलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। यानी कि जब वर्ल्ड वॉर हुई ना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो बरतानिया था उसको बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा। उनकी मिलिट्री फोर्स आधी रह चुकी थी, उनको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हुई उनकी पॉलिसीज़ जो थी बरतानिया की। तो इस वजह से भी वो डीकोलोनाइजेशन का सबब बने, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पावर उसकी कम रह चुकी थी और उसकी मिलिट्री कम रह चुकी थी। थर्ड हमारे पास फैक्टर है नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्टेड। नेशनलिज्म मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। यानी कि जैसे पाकिस्तान भी अपनी इंडिपेंडेंसी चाहता था, ठीक है, और इंडिया भी अपनी इंडिपेंडेंसी चाहता था। हर मुल्क जो है अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम करने लगा, जो कि वजह बना डीकोलोनाइजेशन की। और फिर लास्ट फैक्टर है वो है नॉन यूरोपियन हैड प्लेटफॉर्म ऑफ यूएस। सो अब फिर जब उनके पास नॉन यूरोपियंस के पास, नेटिव्स के पास जिन पे रूल किया जा रहा था, उनके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया जो कि यूएसए का था, बिकॉज यूएसए तब सुपर पावर बन चुका था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो अगर उनको मसला होता तो वो उसको कह सकते थे। सो एज अ सुपर पावर कंट्री
सबका ये राइट बनता था कि उस कंट्री अमेरिका की बात सुने। तो इस वजह से भी ये भी सबसे बड़ी वजह बनी उनकी डीकोलोनाइजेशन की। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक दी एंड होता है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।